हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आज हम लोग करने वाले हैं डीएवी क्लास 6 का एसएसटी का लेसन नंबर 6। इसका एक पार्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप उसको जा कर के मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इसकी आज मैं इसका सेकंड पार्ट करवाने जा रही हूँ। तो और एसएसटी का जो है आपको इसमें इस चैनल पे कंप्लीट जो है सो नोट्स मिल जाएंगे। आपको सभी चैप्टर्स का फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सब सारे के सारे जो है इसमें अवेलेबल हैं सभी चैप्टर्स की। तो आप जा कर के देख सकते हैं इसको। तो आइए शुरू करते हैं आज इसका हम सेकेंड पार्ट, द स्माइलिंग फेस ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का स्माइलिंग फेस। द सर्फेस ऑफ इंडिया हैज़ डाइवर्सिटी इन लैंड फॉर्म्स और रिलीफ फीचर्स। यानी कि जो इंडिया का जो सरफेस है उसमें विभिन्नताएं हैं। जैसे कि क्या है कि कहीं ऊंचा है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, तो कहीं रेगिस्तान है, जैसे डिज़र्ट है। तो इस तरह से जो इंडिया का सरफेस है उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। The land feature are divided as the northern mountains, northern plains and the plateau, the coastal plains and the islands। यानी कि जो लैंड फीचर्स हैं इंडिया के, इसको डिवाइडेड किया गया है। ये क्या क्या में किया गया है? नॉर्दर्न माउंटेन्स, यानी कि इंडिया के जो नॉर्थ में है वो नॉर्दर्न माउंटेन्स। उसके बाद जो है फिर नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी नॉर्थ में जो प्लेन्स है, मैदानी इलाके हैं, उसको नॉर्दर्न प्लेन्स। द प्लेट्यू, यानी कि प्लेट्यू जो इंडिया का इस टाइप शेप में है मैप में, ये वाला एरिया आ जाता है प्लेट्यू में। द कोस्टल प्लेन्स, यानी कि इधर कोस्टल प्लेन्स समुद्र के तट वाले इलाके, और फिर आइलैंड्स जो कि अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप हैं। तो इस तरह से ये इतने मेन इसका जो लैंड फीचर्स है अलग अलग भागों में बटा हुआ है। माउंटेन्स जो पहाड़ वाला एरिया है, प्लेन्स यानी मैदान वाले एरिया, प्लेट्यू यानी जो थोड़े से ऊंचे पठार हैं, कोस्टल प्लेन्स समुद्र तट वाले इलाके, और आइलैंड्स यानी कि द्वीप। तो पहला हम देखते हैं द नॉर्दर्न माउंटेन्स, यानी कि उत्तर की ओर जो नॉर्थ में जो माउंटेन्स हैं उसके बारे में। दीज माउंटेन्स आर सीन अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो हमें नॉर्दर्न माउंटेन्स है ये हमें इंडिया के नॉर्थ साइड के जो बॉर्डर है वहाँ पर देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। इंडिया के मैप में देखिए, ये रहा अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है ये हमारा क्या है? नॉर्दर्न माउंटेन वाला एरिया है। और फिर यही वाला जो नॉर्दर्न माउंटेन वाला एरिया है यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद जो आता है ये हमारा है नॉर्दर्न प्लेन्स। फिर आता है हमारा प्लेट्यू, और जो समुद्र के किनारे वाले इलाके हैं वो हो गया हमारा कोस्टल प्लेन्स, और उसके बाद आइलैंड्स। और एक चीज़ और आप इस मैप में देख लीजिए, ये जो हिमालय है इसको 3 भागों में बटा हुआ है। ये 1 2 3, इस तरह से ये जो है पैरेलल के रूप में 3 भागों में बटा हुआ है। जो ये हो गया हमारा ग्रेट हिमालय, उसके बाद है ये मिडिल वाला, और ये वाले को कहा जाता है शिवालिक रेंज। तो इस तरह से ये जो है 3 रेंज हैं, 3 रेंजों में बटे हुए हैं, और ये तीनों पैरेलल है। द के टू पिक, रुकिए यहाँ पे, हाँ। तो दे आर कॉल्ड यंग माउंटेन्स। तो ये क्या कहलाते हैं? यंग माउंटेन्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि दे वर फॉर्म्ड इन द लेटेस्ट जियोलॉजिकल पीरियड। क्योंकि ये जो लेटेस्ट जियोलॉजिकल पीरियड था उसमें बने हैं, नहीं काफ़ी बाद में लेटेस्ट में जो हुआ था उसमें बने हैं। देयर आर सेवरल माउंटेन रेंजेस, यहाँ बहुत सारे माउंटेन्स रेंज हैं जिसमें से कुछ क्या हैं, जैसे कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड हिमालयस। तो ये सारे कुछ माउंटेन्स के रेंज हैं। The K2 peak is which is the world's second highest peak lies in the Karakoram range। जो K2 peak है, K2 चोटी, देखिए सबसे ऊंचा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, की चोटी है, इसको पिक कहा जाता है। तो जो K2 है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पिक है, और ये किसमें है? काराकोरम रेंज में है। देयर आर मैनी बिग ग्लेशियर्स आर, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। सियाचिन ग्लेशियर, द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया लाइज हेयर। यानी इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि इसी में काराकोरम रेंज में है। नेक्स्ट, डू यू नो ग्लेशियर इज एक्सट्रीमली स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस। यानी कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं? जैसे कि बहुत बड़े बड़े आइस के चट्टान जैसे जमे हुए पहाड़ वाले, तो उसमें से जो है सो आइस पिघल पिघल के पानी जो है वो निकलता है बहुत धीरे धीरे से। तो उसी को क्या कहते हैं? स्लो मूविंग रिवर जो होता है आइस का, उसी को ग्लेशियर्स कहा जाता है। द हिमालयाज एक्सटेंड इन एन आर्च शेप फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट along the border up to a length of about
2500 किलोमीटर, यानी हिमालय का जो विस्तार है वो एक आर्च शेप में है, इस शेप में है। और इसका जो बॉर्डर है वो नॉर्थ ईस्ट यहाँ से लेकर के इधर नॉर्थ वेस्ट तक है। और इसकी जो लेंथ है वो लगभग कितनी है, लगभग जो है सो इसकी लेंथ 2500 किलोमीटर है। देयर आर 3 पैरेलल रेंजेस डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, अभी मैंने आपको बताया था। तो इसी तरह इसके 3 पैरेलल रेंज हैं। हिमालय मीन्स द एडोब ऑफ स्नो, हिमालय का मतलब क्या हुआ, एडोब ऑफ स्नो। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयन इज कॉल्ड द ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री, यानी कि जो इसका सबसे नॉर्दर्न पार्ट है, जो सबसे नॉर्दर्न है, यानी कि 3 रेंज है, इसमें जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट है ये है, इसे कहा जाता है ग्रेट हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से इसे जाना जाता है। इट हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पीक एंड परमानेंट स्नो कवर्ड एरियाज, यहाँ पे जो है सो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है। और ये जो है रेंज है ये परमानेंट स्नो कवर्ड रहता है, यानी कि हमेशा जो है ये बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन दिस रेंज, जो माउंट एवरेस्ट है वो जो हाईएस्ट पीक है, माउंट एवरेस्ट इसकी ऊंचाई देखिए यहाँ लिखी हुई है, ये इसकी जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, ये इसी रेंज में किस में है, ग्रेट हिमालय यानी कि हिमाद्री में है। तो ये भी याद रखिएगा। अब इस सारे पॉइंट्स में जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये सभी के सभी फैक्ट जो है सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखना है। तो जो ये ग्रेट हिमालय में ही कौन है, माउंट एवरेस्ट है, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है। सेकेंड रेंज ऑफ द हिमालय इज़ मिडिल हिमालय और हिमाचल रेंज, यानी जो सेकेंड रेंज है इसे क्या कहा जाता है, मिडिल हिमालय यानी या फिर हिमाचल रेंज भी कहा जाता है। इट इज़ फेमस फॉर हिल स्टेशंस, ये हिल स्टेशंस के लिए फेमस है, जैसे कि शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग एट्सेट्रा, ये सारे के सारे इसी रेंज में आते हैं। द साउदर्न मोस्ट रेंज, यानी कि जो सबसे साउदर्न मोस्ट है, ये 3rd नंबर वाला जो है सबसे साउथ में जो है, ये इसे कहा जाता है शिवालिक रेंज। इट इज़ फेमस फॉर वैली नोन एज दून्स, और ये क्या है, वैली के लिए फेमस है, वैली यानी घाटी के लिए फेमस है ये रेंज, इसमें बहुत सारी घाटियाँ हैं और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको दून्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, देहरादून है, पाटली दून, कोटली दून। इसी तरह से पूर्वांचल इज़ द ईस्ट वार्ड एक्सटेंशन ऑफ द माउंटेन, तो पूर्वांचल रेंज जो है, जो अरुणाचल प्रदेश है, तो इसी का जो है वो एक्सटेंड है, यही जो हिमालय माउंटेन है, ये जो शिवालिक है, इसी का एक्सटेंड है, यानी इसी का विस्तार है, जो कि पूर्वांचल वाला एरिया है। सो नेक्स्ट है द नॉर्दर्न प्लेन, यानी कि उत्तर की ओर के जो मैदानी इलाके हैं उनको। टू द साउथ ऑफ द शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज के साउथ में, ये अभी हमने तीन तीन रेंज पढ़े थे ये, तो अब ये जो था ये लास्ट वाला साउथ वाला ये शिवालिक था। अब इस शिवालिक के साउथ में यहाँ वाला, यहाँ का जो एरिया है, ये क्या कहलाता है, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब टू असम, ये मैदानी इलाका कहलाता है और इसका विस्तार कहाँ से है, पंजाब से लेकर के असम तक है। इंडिया के मैप में देखिएगा, पंजाब इधर जम्मू कश्मीर के नीचे है और फिर इधर असम है। दे आर मेड ऑफ फाइन सिल्ट brought down by the rivers from the Himalayas in the north and the plateaus in south। तो ये जो मैदान बने हैं, जैसे कि यहाँ आपने पिछले चैप्टर्स 5 में मैंने पढ़ाया था कि जो प्लेन्स हैं ये कैसे बनते हैं। तो ये क्या है कि हिमालय से जो नदियाँ आ रही हैं, यहाँ ऊपर हिमालय से जो नदियाँ आ रही हैं इस प्लेन से बहते हुए आ रही है, तो ये अपने साथ बहुत सारे सिल्ट्स और सेडिमेंट्स जो लेकर के आती है, बहा करके लेके आती है, जिसके कारण से प्लेन्स बनते हैं। तो ये क्या है कि बहुत सारी नदियाँ जो हिमालय से आ रही हैं और बहुत सारी नदियाँ जो साउथ से प्लेट्यू से भी आ रही है। प्लेट्यूज किधर का है, जो इंडिया का मैप है ऐसा, इस वाले एरिया को यहाँ पर प्लेट्यू कहते हैं। यहाँ पर ये जो है पठारी इलाका है, इसको दक्कन प्लेट्यू भी कहा जाता है। तो इधर से जो नदियाँ आ रही हैं और फिर जो हिमालय की ओर से जो नदियाँ आ रही हैं, हिमालय की ओर से जो नदियाँ आ रही हैं, तो उन सब के कारण से क्या होता है, यहाँ पर जो है सो बहुत बड़ा प्लेन बनता है। दिस इज़ ए लो लाइंग फ्लैट एंड यूनिफॉर्म लैंड, और ये क्या है कि लो लाइंग फ्लैट है और ये एक यूनिफॉर्म, एक मतलब कि समतल जमीन बनाता है। इट हैज़ बीन फाउंड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स एंड देयर सेवरल ट्रिब्यूटरीज, और ये जो है सो मेनली गंगा रिवर्स, जो कि हिमालय से जैसे आ रही है, गंगा रिवर्स पूरे उत्तर प्रदेश में बहती हुई आती है, और इधर से जो आती है ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों से बनती है मेनली, और इन दोनों की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी गंगा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, इधर से मिलती हैं, इधर से मिलती हैं, इधर से, और इसकी भी सहायक नदियां हैं। तो इस तरह से इन ट्रिब्यूटरीज से और इन गंगा और ब्रह्मपुत्र और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनसे मिल करके ये बनती हैं। रिवर सतलुज इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस सिस्टम,
जो सतलुज रिवर जो है वो इंडस सिस्टम का सबसे बड़ा जो है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा बेसिन इज द लार्जेस्ट बेसिन ऑफ इंडिया एंड जमुना रिवर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी विच जॉइन्स इट एट इलाहाबाद नोन एज संगम। तो गंगा रिवर जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट बेसिन है। इंडिया का लार्जेस्ट बेसिन कौन बनाता है? गंगा बेसिन बनाती है, गंगा नदी। और इस गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सबसे लंबी जो ट्रिब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, इसकी सहायक नदी है जो इसमें आके मिलती है वो है यमुना। और जिस जगह पे ये गंगा में जाकर के यमुना मिलती है उस जगह को क्या कहा जाता है? वो इलाहाबाद में मिलती है और इस जगह को कहा जाता है संगम। Ganga and Brahmaputra rivers form a great delta, the biggest delta in the world before falling in the Bay of Bengal. तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा जब इधर से जाती है और इधर से ब्रह्मपुत्र आती थी, दोनों यहाँ फिर मिल जाती है। तो ये जो मिलती है और जो बंगाल में की खाड़ी जो है बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले जो है ये एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। दिस डेल्टा हैज़ ए ट्रायंगुलर शेप। और ये डेल्टा का शेप कैसा है? ट्रायंगुलर शेप है। It is a low-lying area where the major rivers are split into several channels. This delta region near the sea is called Sundarban. तो इस तरह से ये जो लो लाइंग एरिया है ये बड़ी बड़ी रिवर्स बनाती हैं, ये बहुत सारी इसमें सेवरल चैनल्स यानी कि बहुत सारी नदियाँ मिलकर के बनाती हैं। तो ये जो डेल्टा का नज़दीक वाला जो एरिया है, जो क्षेत्र है समुद्र के नज़दीक वाला, इस एरिया को क्या कहा जाता है? जो कि जो डेल्टा बनता है उस एरिया को इसे कहा जाता है सुंदरबन। इस जगह का नाम होता है सुंदरबंस। The northern plains have all ideal condition to attract human settlements. जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे ह्यूमंस के सेटलमेंट के लिए, यहाँ पे लोगों के रहने के लिए हर तरह का आइडल कंडीशन यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ की जो है मौसम है, यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का जो प्लेन्स है, इसमें एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए पानी की फैसिलिटी है। तो इस कारण से ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा मतलब कि ह्यूमन सेटलमेंट के लिए अट्रैक्टिव है। दे आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स। और इस एरिया में क्या होता है कि ये एरिया जो है बिगेस्ट प्रोड्यूसर है फूड ग्रेन्स का। देयर फोर दिस प्लेन इज डेंसली पॉपुलेटेड। और इसी कारण से ये प्लेन जो है, ये मैदानी इलाके जो है डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब घने आबादी वाले हैं, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। नेक्स्ट द डिज़र्ट। द थार डिज़र्ट इज अ रॉकी एंड सैंडी एरिया covered a large part of Rajasthan to the west of the Aravalli mountain range. It is an arid land with a very high temperature and little annual rainfall. The desert has scanty natural vegetation such as cactus and acacia. तो राजस्थान का एक बहुत बड़ा एरिया जो है, जैसे कि देखिए ये राजस्थान है, तो इसका जो वेस्ट है यहाँ पर अरावली माउंटेन रेंज है। तो इस अरावली माउंटेन रेंज से लेकर के काफ़ी एरिया तक जो है एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो डिज़र्ट से कवर्ड है। ये डिज़र्ट कैसे होते हैं? रॉकी यानी चट्टान और सैंडी एरिया यानी कि बालू वाला एरिया जो होता है ये डिज़र्ट कहता है। तो इस एरिया को क्या कहता है? थार डेजर्ट। ये कौन सा डिज़र्ट है? अगर पूछा जाए कि इंडिया में जो कौन सा डिज़र्ट है तो उसका नाम क्या है, तो थार है, थार डेजर्ट है। और तो ये राजस्थान के एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। इट इज़ एन एरिड लैंड विद ए लिटिल हाई टेम्परेचर एंड लिटिल एनुअल रेनफॉल। यानी कि ये एक कैसा है? एरिड लैंड है, शुष्क लैंड है, यानी कि सूखी हुई ज़मीन है। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ये बहुत हाई होता है और यहाँ पर लिटिल एनुअल रेनफॉल होता है, बहुत कम बारिश होती है पूरे साल भर में। द डिज़र्ट है स्कैंडी नेचुरल वेजिटेशन। डिज़र्ट में क्या होता है? कुछ जो है सो नेचुरल वेजिटेशन, कुछ नेचुरल वेजिटेशन होते हैं स्कैंटी, यानी कि जो बहुत कम पानी में मतलब कि उगते हैं। जैसे कि वो क्या है? कैक्टस और एकेसिया। कैक्टस और एकेसिया ऐसे पौधे होते हैं जो कि बहुत कम पानी में उगते हैं। तो यही इसी तरह के जो है वो नेचुरल वेजिटेशंस वहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द ग्रेट प्लेट्यू। When we move towards south from the Great Plains, there is a triangular land mass. यानी कि जब हम जो नॉर्थ का जो हमारा ग्रेट प्लेन्स था उससे जब साउथ की ओर जाते हैं तो यहाँ हमें एक ट्रायंगुलर शेप में लैंड मास मिलता है। इट इज़ नोन एज ए ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये क्या कहलाता है? ये ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू कहलाता है। इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज़ नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है ये वाला, ये सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जाना जाता है। It comprises of all of the Aravalli Mountains, the Vindhya Mountains and several small plateaus extending from west to east. और इस प्लेट्यू में
क्या क्या शामिल हैं इस प्लेट्यू में। जो राजस्थान का जो अरावली माउंटेन अभी हमने पढ़ा, वहाँ से लेकर के यहाँ मध्य प्रदेश में है विंध्य माउंटेन्स, और उसके बाद भी जितने भी छोटे छोटे प्लेट्यूज़ हैं वो सारे के सारे इसके अंदर ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक जितने भी प्लेट्यूज़ आ रहे हैं ये सारे के सारे इसमें शामिल हैं। नर्मदा एंड तापी रिवर्स लाइंग टू द साउथ ऑफ विंध्याज फ्लोज वेस्टवर्ड इनटू द अरेबियन सी। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या है कि मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर विंध्या माउंटेन्स है, तो यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, और ये दोनों नदी जो है कहाँ जाती है, इधर की ओर जाती है, और इधर जो अरब सी है, अरब का सी में जा कर के ये गिरती है। दो नदियाँ हैं जो अरेबियन सी में गिरती है। द साउदर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू इज़ कॉल्ड द दक्कन प्लेट्यू। तो जो इसका साउदर्न पार्ट होता है, इस प्लेट्यू का जो साउदर्न पार्ट है ये क्या कहलाता है, दक्कन प्लेट्यू कहलाता है। इट इज़ ए ट्रायंगुलर इन शेप, और ये क्या है, ट्रायंगुलर है शेप में है। द वेस्टर्न घाट्स रन अलोंग द कोस्ट ऑफ द अरेबियन सी। जो इसका अरेबियन सी के साइड वाला जो एरिया है, जो जैसे कि इंडिया का जो ये मैप है, तो ये वेस्टर्न सी कोस्ट वाला एरिया है, समुद्र तट वाला एरिया, इसको क्या कहा जाता है, वेस्टर्न घाट कहा जाता है, जो कि अरेबियन सी के किनारे है। द ईस्टर्न घाट रन्स अलोंग द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। और जो ईस्टर्न साइड वाला जो है ये एरिया, समुद्र के तट वाला इलाका, इस कोस्ट को क्या कहा जाता है, बे ऑफ बंगाल की ओर में है, इसे कहा जाता है ईस्टर्न घाट्स। यानी कि ये हो गया वेस्टर्न घाट, ये हो गया ईस्टर्न घाट। एक बार फिर से देखिए, ये इंडिया का मैप है, तो इधर साइड है अरब सी और इधर है बे ऑफ बंगाल। तो इधर का जो एक समुद्र तटीय इलाका है और इधर का समुद्र तटीय इलाका जो है वो इधर वाले को कहा जाता है वेस्टर्न घाट, और इधर वाले को ईस्टर्न घाट। दीज माउंटेन्स आर कट बाय रिवर्स दीज माउंटेन्स आर कट बाय रिवर्स एट सेवरल प्लेसेस। और ये जो है कई जगह पे कई सारे माउंटेन्स के जो नदियां हैं, कई सारे माउंटेन्स को कट करके अलग अलग जगह से निकलती हैं। द एंटायर प्लेट्यू रीजन इज़ रिच इन मिनरल्स। और जो पूरा का पूरा प्लेट्यू जो है ये, इसका बहुत बड़ा एरिया जो है वो मिनरल्स में रिच है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि प्लेट्यू में जो है बहुत ज़्यादा मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। तो ये जो प्लेट्यू है इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स रिच है ये, ठीक है। नेक्स्ट है द कोस्टल प्लेन्स, यानी कि द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर ब्रॉडर। यानी कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, जो ये ईस्ट साइड वाला, ये क्या है, ये ब्रॉडर है, ज़्यादा चौड़ा है ये। द रिवर सच एज महानदी, गोदावरी, यहाँ से महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फॉर्म्स डेल्टाज एट देयर माउथ्स बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल्स। ये सारी नदियाँ जो हैं इधर से निकलती हुई सब आकर के बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले अपने मुहाने पर जो ये क्या है, डेल्टा बनाती हैं। दस कोस्टल प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल एंड डेंसी पॉपुलेटेड। और इस कारण से जो कोस्टल प्लेन्स है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, यहाँ की ज़मीन जो होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। ज़्यादा जो उपजाऊ होती है तो ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, तो ज़्यादा एग्रीकल्चर करने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। तो इसलिए फिर क्या हुआ, ये डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी कि यहाँ की पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज रेफर्ड एज द नॉर्दर्न किरकार्स वाइल द साउदर्न पार्ट एज द कोरोमंडल कोस्ट। तो ये जो सी कोस्टल का एरिया इधर का है, जो एरिया है ये है ईस्टर्न घाट जो है। तो इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये इधर वाला जो है ये ईस्टर्न घाट, इसे कहा जाता है नॉर्दर्न सरकार्स। और इधर वाला जो एरिया है साउथ वाला, इसे कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट। उसी तरह द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स अलोंग द अरेबियन सी इज़ नैरो अनइवन एंड रॉकी। यानी कि जो इंडिया के मैप में जो इधर का एरिया है ये क्या है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यानी कि वेस्टर्न घाट। और तो इधर का एरिया जो कैसा है, वो समतल नहीं है, रॉकी है, छोटे छोटे चट्टान वगैरह हैं, और अनइवन यानी कि असमतल है, यानी कि प्लेन नहीं है यहाँ का एरिया। स्मॉल रिवर्स राइजिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स फ्लो स्विफ्टली इनटू द सी। तो छोटी छोटी नदियाँ जो है ये क्या है, इस वेस्टर्न घाट में बड़ी तेज़ी से आती है और समुद्र में मिल जाती है, क्योंकि ढलान होता है, ऊंचे नीचे ज़मीन होती है, इसके कारण से। सम ऑफ देम फॉर्म्स एस्च्यूरीज। और इनमें से कुछ जो है वो क्या है, एस्च्यूरीज बनाती हैं। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज कॉल्ड द कोनकन। तो इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है इसे कहा जाता है कोनकन, और जो साउदर्न पार्ट है इसे कहा जाता है मालाबार कोस्ट।
देखिए इधर का जो है ये से कहा जाता है नॉर्दर्न सरकार, और इधर का पार्ट जो है उसे कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट, और इसमें जो इधर का पार्ट है इसे कहा जाता है कोंकण, और इधर का पार्ट को कहा जाता है मालाबार कोस्ट। नेक्स्ट द आइलैंड्स। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एक्सटेंडिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लाइज इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान निकोबार कहाँ है? इंडिया में। यहाँ बे ऑफ बंगाल है तो इसी में अंडमान निकोबार है। दे आर द अपर पार्ट्स ऑफ द सबमर्ज्ड हिल्स, यानी कि ये सब जो क्या है, कुछ सबमर्ज्ड हिल्स जो हैं, जो कि मतलब डूबे हुए कुछ हिल्स हैं, उसी का अपर पार्ट है निकला हुआ, ठीक है ना। दे आर लार्ज इन साइज, यार ये साइज में बड़े हैं। सम ऑफ देम आर ऑफ वॉल्केनिक ओरिजन्स, इनमें से कुछ जो है वो क्या है, वॉल्केनिक ओरिजन्स है, वॉल्केनिक वाला क्षेत्र है जहाँ पे ज्वालामुखी होते हैं वो। द लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरल एंड अरेबियन सी, यानी कि अरेबियन सी में है यहाँ केरल के तट पर लक्षद्वीप आइलैंड। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, और ये साइज में बहुत स्मॉल हैं। दे हैव बीन फॉर्म्ड बाय द कोरल पॉलिप्स, और ये जो है ये कोरल पॉलिप्स से बने हैं। The varied lands of India are complementary to each other. The northern mountains are the major sources of water and form a long wall along the northern borders. The northern plains provide food to a large population of India, and the plateau is rich in minerals. तो ये वेरिड लैंड फॉर्म है, यानी कि अलग अलग तरह के जो लैंड फॉर्म्स है इंडिया के, अलग अलग तरह के, ये सब क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। और जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है ये क्या है, मेजर सोर्स ऑफ वाटर है, क्योंकि सारी नदियाँ क्या है इधर से निकलती, क्यों निकलती हैं ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ हिमालय में जो है बर्फ़ जमी हुई है, और ये बर्फ़ पिघल करके नदी का रूप लेकर के निकलती हैं। और ये क्या है, एक नॉर्दर्न बॉर्डर के रूप में भी काम करता है, दीवार की तरह। उधर से कोई भी इधर आ पाना किसी के लिए, यानी कोई देर पहले के एंशियंट टाइम में क्या था कि जो आक्रमणकारी आते थे तो ये हिमालय के कारण से इधर साइड नहीं आ पाते थे, क्योंकि बहुत ऊंची है, इतने ऊंचाई को पार करना मुश्किल था, और बहुत ठंड भी होता था उस एरिया में। इसी तरह नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो क्या है कि इंडिया की जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है उसके लिए फूड प्रोवाइड कराती है, और इसी तरह प्लेट्यू जो है वो रिच है इन मिनरल्स में। नेक्स्ट है पॉलिटिकल डिवीज़न। इंडिया बीइंग ए वास्ट कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। तो इंडिया जो है क्या है, एक बहुत बड़ी कंट्री है, और ये 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है। ये तो देखिए हमारा पूरा पुराना आंकड़ा था। अब क्या है, अब जो है ये 28 स्टेट्स हो गए हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पुराना प्रिंट है। तेलंगाना इज द 29th एंड यंगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। तेलंगाना जो है 29th स्टेट है, जो सबसे बाद में बना है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ था कि जो जम्मू कश्मीर जो था स्टेट, अब वो स्टेट नहीं रह गया, अब उसके 2 भाग हो गए हैं, और वो दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। इसलिए अब यूनियन टेरिटरी 2 ज़्यादा हो गए, यानी 7 + 2 9 हो गए यूनियन टेरिटरी, और ये एक जम्मू कश्मीर जो है वो स्टेट अब ख़त्म हो गया, तो स्टेट हो गए 28। तो ये जो 29th या जो तेलंगाना है जो सबसे बाद में बना, तो ये कब बना था, 2 जून 2014 को। द स्टेट ऑफ इंडिया हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। जो इंडिया के स्टेट हैं वो मेनली जो है लैंग्वेजेस के बेसिस पे बने हुए हैं, यानी कि जिस एरिया में जो लैंग्वेज बोला गया है उस एरिया को एक अलग स्टेट बना दिया गया है। लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज एंड मेक ए लिस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल्स। यानी कि आगे के पेज पर दिया हुआ है इंडिया का मैप, उसको देखिए और उसमें से एक लिस्ट बनाइए, कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, और उनके कैपिटल्स का। इंडिया इज ए फास्ट डेवलपिंग नेशन। इंडिया क्या है, एक फास्ट डेवलपिंग नेशन है, बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है इसका। द पीपल ऑफ इंडिया हैव द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड ब्रदरहुड। यहाँ के लोग जो क्या है, स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता, सहिष्णुता और भाईचारे में विश्वास रखते हैं। द पार्शियली इनक्लोज्ड character of India has helped in strengthening the unity in diversity. India is the largest democracy of the world. तो इंडिया का जो पार्सली इनक्लोज कैरेक्टर यानी कि आंशिक रूप से जो है वो अलग अलग जो लोगों का है, अलग अलग धर्म, अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाएं वगैरह जो है, इस तरह से क्या है, ये एक विभिन्नता है। इन विभिन्नता में भी यहाँ पर क्या है, एकता है, जो क्या है, यूनिटी, स्ट्रेंथिंग द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये विभिन्नता भी मिल करके इस देश को क्या है, एक सूत्र में बांधे हुए हैं, और ये हमारी अनेकता में एकता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। राजस्थान इज़ द
लार्जेस्ट स्टेट एंड द गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान है एरिया में, और गोवा जो है सबसे छोटा है। यानी कि सबसे बड़ा एरिया किसका है? राजस्थान का, और सबसे छोटा एरिया गोवा का है। तो आपका आज का ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।